मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके सामने हिंदी कहानी जॉर्ज पंचम की नाक का पाठ कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी लगेगी और इस तरह की और कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है अमेजिंग इंडिया। इस पर आपको इस तरह की कहानियाँ, कल्चरल प्रोग्राम मिलेंगे। और तो चलिए शुरू करते हैं। कमलेश्वर द्वारा लिखी कहानी जॉर्ज पंचम की नाक। ये एक तरह का सटायर है, तो कहानी शुरू करते हैं। और ये उस समय की बात है जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान पधारने वाली थी। अखबारों में उनके चर्चे हो रहे थे। रोज लंदन के अखबारों से खबरें आ रही थी कि शाही दौरे के लिए कैसी कैसी तैयारियां हो रही हैं। रानी एलिजाबेथ का दर्जी परेशान था कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर रानी क्या पहनेगी। उनका सेक्रेटरी और जासूस भी उनके पहले ही इस महाद्वीप का तूफानी दौरा करने वाला था। आखिर मजाक तो था नहीं, रानी वहाँ पर जाने वाली थी। तो जमाना चूंकि नया था, फौज फौज फाटे के साथ निकलने के दिन बीत चुके थे, इसलिए फोटोग्राफरों की फौज तैयार हो रही थी। फोटोग्राफर होंगे तो अलग अलग एंगल से फ़ोटो लेंगे, उसमें रानी की अलग अलग ड्रेसेस दिखेंगी। तो इंग्लैंड के अखबारों की कतरने हिंदुस्तानी अखबारों में दूसरे दिन चिपकी नजर आती थी कि रानी ने एक ऐसे हल्के नीले रंग का सूट बनवाया है जिसका रेशमी कपड़ा हिंदुस्तान से मंगवाया गया है, और करीब 400 पौंड खर्चा उस सूट पर आया है। रानी एलिजाबेथ की जन्मपत्री भी छपी है। प्रिंस फिलिप के करनम में छपे, और तो और उनके नौकरों, बावर्चियों, खानसामों, अंगरक्षकों, पूरी की पूरी जीवनियां देखने में आई। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की जीवनियां देखने में आई। ये सब अखबारों में लिखा हुआ था। शाही महल में रहने और पलने वाले कुत्तों तक की तस्वीरें भी इवन अखबार में छप गई थी। बड़ी धूम थी, बड़ा शोर शराबा था। शंख उधर इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, क्योंकि इंग्लैंड की रानी हिंदुस्तान का दौरा करने वाली थी। इन अखबारों में से हिंदुस्तान में सनसनी फैल रही थी कि रानी आ रही है, इतना बड़ा लाव लश्कर उनके साथ आएगा, किस तरह भारत के लोग उनका स्वागत करेंगे। राजधानी में तहलका मचा हुआ था। जो रानी 5,000 रुपए का रेशमी सूट पहनकर पालम के हवाई अड्डे पर उतरेगी, उसके लिए कुछ तो होना ही चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। कुछ क्या, बहुत कुछ होना चाहिए। जिसके बावर्ची पहले महायुद्ध में जान हथेली पर लेकर लड़ चुके हैं, उसकी शान शौकत से क्या कहने। और वो रानी दिल्ली आ रही है। नई दिल्ली ने अपनी तरफ देखा और बेसाख्ता मुंह से निकल गया, वो वो आए हमारे घर, खुदा की रहमत। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। और देखते देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा, क्योंकि इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ हिंदुस्तान घूमने आ रही है। और करिश्मा तो ये था कि किसी ने किसी से नहीं कहा, किसी ने किसी को नहीं देखा, पर सड़कें जवान हो गई थी, बुढ़ापे की धूल साफ हो गई थी। इमारतों ने नाजनीनों की तरह श्रृंगार किया, लेकिन एक बड़ी मुश्किल पेश थी। वो थी जो कहानी का टाइटल है, जॉर्ज पंचम की नाक। जी हाँ, नई दिल्ली में सब कुछ था, सब कुछ होता जा रहा था, सब कुछ हो जाने की उम्मीद थी, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल जो थी वो थी पंचम की नाक। बड़ी मुसीबत थी। दिल्ली में सब कुछ था, सिर्फ नाक नहीं थी। इस नाक की भी एक लंबी दास्तान है। इस नाक के लिए बड़े तहलके मचे थे। किसी वक्त आंदोलन हुए थे, पॉलिटिकल पार्टियों ने प्रस्ताव भी दिए थे, गर्मा गर्म बहसें हुई थी, और अखबारों के फ्रंट पेज रंग से भर गए थे इस बात को लेकर, जॉर्ज पंचम की नाक को लेकर। बहस इस बात पर थी कि जॉर्ज पंचम की नाक रहने दी जाए या फिर उसको हटा दिया जाए। और जैसा कि हर राजनीतिक आंदोलन में होता है, कुछ पक्ष में थे और कुछ विपक्ष में, और ज़्यादातर लोग खामोश थे, जो कहीं बोलते ही नहीं थे, जैसा आज भी हो रहा है। अब खामोश रहने वालों की ताकत दोनों तरफ थी। पक्ष वालों को लगता था ये हमारे साथ है, विपक्ष वालों को लगता था हमारे साथ है। ये आंदोलन चल रहा था।
जॉर्ज पंचम की नाक के लिए आ, हथियारबंद पहरेदार तैनात कर दिए गए थे। क्या मजाल कि कोई उनकी नाक तक पहुंच जाए। हिंदुस्तान में जगह जगह ऐसी नाकें खड़ी कर दी जिन तक लोगों के हाथ पहुंच गए। उन्हें शान शौकत के साथ उतार कर अजायब घरों में पहुंचा दिया। शाही लाटों की नाकों के लिए गुरिल्ला युद्ध हो रहा था। उसी जमाने में हादसा हुआ। इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई। इंडिया गेट के सामने वो नाक थी, उसको वो गायब हो गई। हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगाते रहे और लाट चली गई। किसी को कुछ पता नहीं लगा। रानी आए और नाक न हो, एकाक ये परेशानी बड़ी सरगर्मी शुरू हो गई। देश के खैरखाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वह सभी एकमत से इस बात पर सहमत थे कि अगर ये नाक नहीं है तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी। मतलब जॉर्ज पंचम की नाक इंडिया गेट के सामने से गायब हो गई है, रानी को नहीं दिखी तो जो ब्रिटिश हुकूमत हिंदुस्तान में उसकी नाक कट जाएगी। उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खर्चे गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। ये बात तय हो गई कि एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया है कि फौरन दिल्ली में हाजिर हो। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर जरा सा पैसे से लाचार था, गरीब आदमी था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे। अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर। कुछ लटके हुए थे, कुछ उदास थे और कुछ बदहवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकार की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार, जॉर्ज पंचम की नाक लगनी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे पता होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि ये बताना कि लाट कहाँ से आई थी, कहाँ से पत्थर मंगवाया गया था, किसकी जिम्मेदारी है। खैर मामला हल हुआ। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सुपुर्द कर दिया। पुरातत्व विभाग यानी कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की फाइलों के पेट चीरे गए, वहाँ से फाइलें उठाई गई, पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया, सर मेरी ख़ता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। यानी कि नहीं पता है कि नाक के लिए जो लाट है, ये पत्थर है, कहाँ से आया था। अब हुक्मरानों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे ये काम दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना चाहिए और इस नाक का दारोमदार आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। वो बोला, चलो मुझे ये बता दो कि पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चलता तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा, जितने भी हिंदुस्तान में पहाड़ हैं सब पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई। उनको लगा कि बड़ी मुसीबत इसने हल कर दी है। तभी सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो अपने हिंदुस्तान में मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है, इतना खजाना है इस देश में। ज़रूरत खोज लाने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें ज़रूर मिलेगा और आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। वो छोटा सा भाषण फ़ौरन अखबारों में छप गया। रंग बिरंगे चित्र छपे अखबारों के फ्रंट पेज पे। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़े। कुछ दिन बाद वो हताश लौटे। उनके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उन्होंने सिर लटकाकर खबर दी, माय लॉर्ड, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। ये पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैश में आकर कहा, लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ हम अपना चुके हैं, दिल, दिमाग, तौर तरीके और रहन सहन। जब हिंदुस्तान में
बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? मूर्तिकार एकदम स्तब्ध, चुपचाप खड़ा हुआ। सहसा मूर्तिकार की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि ये बात अखबार वालों तक न पहुंचे। उधर सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए। बिल्कुल कोई नहीं वहां, मूर्तिकार और वो अधिकारी। तब मूर्तिकार ने कहा, चुपके से, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाजत हो, अगर आप लोग ठीक समझें तो मेरा मतलब है कि तो जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। सबने सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। और मूर्तिकार देश दौरे पर निकल पड़ा। पहले पहाड़ों में गया था वो, लेकिन अब नेताओं की मूर्तियों के दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पश्चिम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वो बॉम्बे पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावश जी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और फिर वहाँ नहीं मिला तो वो बंगाल की ओर चला। गुरुदेव, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय, सबको देखा, नाप जोक की और बिहार की तरफ फिर चल दिया। अब बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया तो वहाँ उसने चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा, सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। फिर पंजाब में लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और अपनी मुश्किल बयां की। बोला कि साहब, पूरे हिंदुस्तान की मूर्तियों की परिक्रमा कर आया, सबकी नाकों का माप लिया, पर जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकली। सुनकर सब हताश हो गए, क्योंकि महारानी को भारत आना था और जॉर्ज पंचम की नाक चोरी हो गई थी। और मूर्तिकार ने फिर ढांढस बंधाते हुए कहा, सुना था कि बिहार के सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले 3 बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। ये सोचकर वहां भी पहुंचा, पर इन तीनों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती थी। अब बताइए मैं क्या करूं। उधर राजधानी में सब तैयारियां थी। जॉर्ज पंचम की लाट को मल कर नहलाया जा रहा था, रोगन लगाया जा रहा था, सब कुछ था, लेकिन था नहीं तो जॉर्ज पंचम की नाक। बात फिर बड़े हुक्मरानों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब ही क्या रह जाएगा। ये तो वही बात हो जाएगी कि अपनी नाक कटवाने वाली बात। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला नहीं। एक हैरत अंगेज ख्याल उस मूर्तिकार के दिमाग में अचानक से आया। उसने पहली शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई थी उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी एक नई योजना सबके सामने पेश कर दी और बोला, चूंकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी ओर देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? ये काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मूर्तिकार बड़ा हौसले में था, पैसे से लाचार था, लेकिन वो एक साहसी मूर्तिकार था। जिंदा नाक की बात कर रहा है। नाक चुनना मेरा काम है, आप सिर्फ इजाजत दीजिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को अंत में इजाजत मिल गई। अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर
इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। ये सब बड़ी बड़ी हेडलाइंस में अखबारों में छपा कि नाक का मसला हल हो गया है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी खाद निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वो सूखने ना पाए। एक कमलेश्वर की लिखी हुई कहानी आप सुन रहे हैं और मैं आपको सुना रहा हूँ मंजीत गौतम। कहानी का नाम है जॉर्ज पंचम की नाक। इस बात की खबर औरों को नहीं थी। ये सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। सब स्वागत के लिए तैयार थे। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वो उसे दे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जाएगी। और वो ख़ास दिन था जब महारानी क्वीन विक्टोरिया भारत आएंगी और जॉर्ज पंचम की उस मूर्ति के सामने से गुजरेंगी तो उस पर नाक होनी चाहिए। और वो दिन आ गया। जॉर्ज पंचम की नाक भी लग गई। सब अखबारों ने खबरें छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। लेकिन उस दिन के बाद, उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी। उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था। ये उस दिन की बात है। कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी। किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं था। और क्वीन जो है उसका स्वागत था। किसी का ताज़ा चित्र अखबारों में नहीं छपा था। सब अखबार वाले खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था, ये सब क्यों हो रहा था। उस दिन हिंदुस्तान के अखबारों में कुछ भी नहीं छप रहा था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वो भी बुद्ध के लिए। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी, वो भी बुद्ध के लिए। बाकी आप कहानी समझिए क्या लिखा है कमलेश्वर जी ने। ये करारा व्यंग है, पॉलिटिकल सटायर इसको हम लोग कह सकते हैं। 1961 में इस कहानी को लिखा गया था। नमस्कार।